कल्पना कीजिए, एक छात्र जिसने 2-3 साल तक दिन रात मेहनत की, घर वालों ने उम्मीदों के साथ फीस भरी, कोचिंग करवाई, सपने देखे और एक परीक्षा पर भरोसा किया। पेपर होने के कुछ घंटों बाद खबर आती है, पेपर लीक हो गया। उस पल सिर्फ एक पेपर लीक नहीं होता, उस छात्र का भरोसा टूटता है, उसके परिवार की उम्मीदें टूटती हैं और धीरे-धीरे देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर से विश्वास उठने लगता है। आज भारत का युवा इसी टूटते भरोसे के दौर से गुजर रहा है। नीट जैसे देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जिसमें लगभग 24 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया, वह पेपर लीक हो गया और बिहार से लेकर गुजरात तक गिरफ्तारियां हुई। करोड़ों रुपए लेकर प्रश्नपत्र बेचे गए और सवाल उठने लगे कि क्या अब मेहनत से ज़्यादा कीमत सिस्टम और जुगाड़ की हो गई है। लेकिन मामला सिर्फ नीट तक सीमित नहीं है। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करनी पड़ी, सीएसआईआर नेट स्थगित हुई, कई राज्यों में भर्ती परीक्षाएं बार बार लीक हुई। पिछले कुछ वर्षों में दर्जनों प्रतियोगी परीक्षाएं किसी न किसी तरह विवादों, धांधली या पेपर लीक के घेरे में आई। सोचिए, जब डॉक्टर बनने की परीक्षा पर सवाल खड़े हों, जब इंजीनियर बनने का रास्ता भ्रष्टाचार से घिर जाए, तो आने वाले समय में हम समाज को किस तरह के डॉक्टर, किस तरह के इंजीनियर और किस तरह के प्रशासक देने वाले हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि जिस युवा को इस व्यवस्था ने सबसे ज़्यादा निराश किया, उसी युवा का मजाक बनाया जा रहा है। कभी उन्हें जैन जी कहकर हल्के में लिया जाता है, तो कभी सोशल मीडिया पर उन्हें कॉकरोच जैसी उपमाओं से नवाजा जाता है। लेकिन शायद हम भूल रहे हैं कि यही युवा इस देश का भविष्य है। वह पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लेकिन उसके सामने बेरोजगारी है, महंगाई, पेपर लीक और एक ऐसा सिस्टम है जिस पर उसका भरोसा लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। आज का युवा सिर्फ नौकरी नहीं खोज रहा, वह भरोसा खोज रहा है। एक ऐसी व्यवस्था खोज रहा है जहां उसकी मेहनत की कीमत हो। इन्हीं सवालों, इन्हीं चिंताओं और आज के बदलते सामाजिक माहौल को समझने के लिए आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं प्रेमपाल शर्मा जी, साहित्य, शिक्षा और सामाजिक चेतना के क्षेत्र में एक सम्मानित और सक्रिय हस्ताक्षर। भारतीय रेलवे में जॉइंट सेक्रेटरी पद से सेवानिवृत्त प्रेमपाल शर्मा जी ने प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज में पुस्तक, संस्कृति और वैचारिक संवाद को मजबूत करने का लगातार काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय आंदोलन को आगे बढ़ाने और पढ़ने की संस्कृति विकसित करने में उनकी महती भूमिका रही है। प्रेमपाल शर्मा जी शिक्षा, भाषा, वैज्ञानिक चेतना, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों पर लगातार लिखते और बोलते रहे हैं। उनकी दृष्टि केवल साहित्य तक सीमित नहीं, बल्कि समाज और युवाओं की बदलती चुनौतियों को गहराई से समझने में भी है। तो आज के इस विशेष पॉडकास्ट में मेरे साथी वरिष्ठ पत्रकार अनुराग ऐसे ही कुछ ज्वलंत मुद्दों पर शर्मा जी से चर्चा करेंगे। हाल ही में सीबीएसई ने 9वीं और 10वीं के लिए 3 भाषाएं पढ़ाना अनिवार्य किया है, जिनमें 2 भारतीय भाषाएं होंगी। आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? अनुराग जी, थोड़ा बैकग्राउंड में जाना जरूरी होगा। ठीक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से एनईपी कहते हैं, जुलाई 2020 में आई थी, 5 साल हो गए और उसकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम भाषा की बात से शुरुआत करते हैं। तो उसमें इस बात पर जोर था कि हम अपनी भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाएंगे और ये बात आज़ादी के बाद से ही लगातार एक मुद्दा रहा है कि धीरे धीरे अंग्रेजी को कम किया जाए और भारतीय भाषाओं को बढ़ाया जाए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 60 के दशक में तमिलनाडु पॉलिटिक्स ने या मिलके, तमिलनाडु की जितनी गलती थी उतनी हिंदी प्रदेशों की भी गलती थी कि वो हिंदी को थोपना चाहते थे। खैर, तो वो ये तरंगों में चीज़ें चलती रहीं, मैं ये कहूँगा। और लेकिन ये स्वर एक आगे बढ़ता गया कि अपनी भाषाओं को आगे बढ़ाए बिना शिक्षा बेहतर नहीं हो सकती। 1964 से 66 तक डॉक्टर कोठारी की रिपोर्ट भी बार बार इस बात को कहती है। राजीव गांधी के टाइम पे नई शिक्षा नीति भी इस बात को कहती है, यशपाल कमेटी भी कहती है 92 की। लेकिन एक पूरे फोकस के साथ इस सरकार ने नई शिक्षा नीति में इसको शामिल किया। अब 5 साल हो गए। अब उसमें शामिल करने की बात अगर भाषा की ही की जाए तो कि प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा जहां तक संभव हो भारतीय अपनी भाषा मदर टंग में दी जाए और भी बोलचाल के शब्दों के साथ। देखिए, दुनिया भर में यही है। मैं इसको और विस्तार से कहूं तो अगर मान लीजिए कोई बुलंदशहर में शिक्षक है तो वो खड़ी बोली शिक्षक के बजाय अगर मथुरा में है तो ब्रज भाषा के शब्द, अगर वो
यूपी और बिहार के बॉर्डर पे है तो भोजपुरी के शब्द, पहाड़ पे है तो वो पहाड़ी के शब्द, उनको भी शामिल लाएंगे तो बच्चों को समझने में बहुत आसान पड़ता है। ठीक है, अब आता है, अब सरकार को ये क्यों करना पड़ा कि अभी तक सीबीएसई को कहना पड़ा है कि 9th में बच्चे अंग्रेजी तो लेते हैं, सरकार की तारीफ करूंगा कि अंग्रेजी को से कोई वो नहीं, अंग्रेजी रहे उतना, लेकिन उसके बाद में 2 भारतीय भाषाएं, अगर आप मान लीजिए दिल्ली में है तो एक तो हिंदी हो गई, अब तीसरी भाषा क्या हो, और प्रश्न आता कि क्यों हो, क्यों, इसलिए कि पिछले दिनों लगातार तमिलनाडु सरकार, केरल सरकार, कर्नाटक सरकार इस मुद्दे पर थोड़ा सा आक्रामक हुई है, क्योंकि केंद्र ने कहा कि आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी। अब आप ये देखिए कि वो अंग्रेजी जानते हैं, तमिल जानते हैं, तो हिंदी उनके लिए एक बर्डन है। हालांकि इस सरकार की मैं एक बात की फिर से तारीफ करूंगा कि ये पुरानी वाली नीतियों से थोड़ा सा इन्होंने बदलाव किया। पुरानी वाली नीतियों में 3 भाषा में हिंदी को अनिवार्य किया गया था, लेकिन नई वाली इसमें इन्होंने कहा है कि तीसरी भाषा आप कोई भी चुन सकते हैं। अगर मान ली तमिलनाडु है तो वो मलयालम ले सकता है, कन्नड़ ले सकता है, तेलुगु ले सकता है। ये बहुत अच्छी बात कहूंगा मैं। और इसका एक मेरा व्यावहारिक अनुभव रहा है, मैं तमिलनाडु या उसमें जाता हूँ, कि जो नई जनरेशन है वो खुद हिंदी पढ़ना चाहती है। उसे पता है कि अगर वो दिल्ली जाएंगे, आसाम जाएंगे, राजस्थान जाएंगे तो उनको ये वाली भाषा काम आएगी। लेकिन इसलिए भाषा का मामला बहुत संवेदनशील है और बहुत चुपचाप करने की जरूरत है जी। अब मैं आता हूँ इस विवाद पर। इसमें सबसे ज्यादा विवाद है जो मेरे एक दोस्त जो पैट हिंदी माध्यम से पढ़े हैं लेकिन भारतीय वन सेवा में रहे, बिहार कैडर में रहे, उनकी चिंता, व्यावहारिक अनुभव कि मेरा नाती 9th में आया और वो तो जर्मन सीख रहा था, अब वो जर्मन कैसे आगे सीखेगा, यानी अंग्रेजी तो सीख ही रहा है अनुराग, अब उनको चिंता जर्मन की है कि अगर मान लो अमेरिका में जगह नहीं मिली तो जर्मन में मिलेगी। यानी अमीरों ने अपने बच्चों की तैयारी, बच्चों के लिए चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन अब उनकी चिंता थी कि यार जर्मन उसने तो पढ़ी और अब इन्होंने शुरू कर दिया है। तो उन्हीं के प्रश्नों से मैं आपका जवाब देता हूं कि अब इन्हें करना था तो अप्रैल में, मैंने कि अप्रैल के बाद में छुट्टी हो जाती है, मई है, क्या देरी हो गई। आप लोग जो नौकरशाही में रहे हैं वो महीनों फाइलों के लिए बैठे रहते हैं, जुलाई में तो हम सबके स्कूल खुलते थे, इसमें क्या देरी होगी। तो ये जो बहाना कर रहे हो कि सरकार को पहले ही करना चाहिए था, आप भी तो सरकार के हिस्से रहे हो, सरकार ने अगर जुलाई से कर दिया तो क्या बुराई है, आप समझ गए। अच्छा, दूसरी बात कि 2 भारतीय भाषाओं में क्या दिक्कत है, तो बोले फिर आप बताओ कि और कौन सी ली जाए। मैंने कि हिंदी के लिए तैयार हो, मैंने कि अब आप हिंदी के लिए तैयार हो रहे हो, पहले क्या था कि वो अंग्रेजी और जर्मन से काम चला रहे थे, हिंदी नहीं थी। ये दिल्ली के स्कूलों में पिछले 30 सालों का है कि वो अंग्रेजी सीख रहे हैं, जर्मनी, जापानी, चीनी, आप समझ गए ना। शायद ही इससे बड़ा कोई राष्ट्रद्रोह हो। और ये सब वो लोग हैं कि जो भारत माता की जय और राष्ट्रभक्ति की बातें करते हैं, इन्हें अपनी भाषा नहीं पढ़नी। संस्कृति कौन सी है भाषा के बिना, ये एक अलग मुद्दा है। खैर उनको समझाया तो मैंने कहा कि बोले कि मैंने कि साउथ की कोई भी भाषा ले लीजिएगा, इसको मैं और इन्होंने इसको R1, R2, R3 कहा है। R3 उसमें ये भी कंसेशन दिया है कि R3 में कोई फॉर्मल एग्जाम नहीं होगा, हल्का कोर्स होगा। पर्पज ये था कि तमिलनाडु और मलयालम वाले कह रहे हैं कि पुरानी शिक्षा नीति में जो 3 भाषा था, आप उसमें वायदा ये हुआ था कि उत्तर के लोग दक्षिण की कोई भाषा सीखेंगे, आपने कोई भाषा नहीं सीखी, आपने संस्कृत के रास्ते से बच गए। तो अब अगर आप थोड़ी सी भी आप मराठी सीखें, मैंने उनको कहा कि देवनागरी के सबसे करीब मराठी है, बंगला है, तेलुगु में बहुत सारे उर्दू के शब्द हैं, आप कोई भी चुन ले। अब वो फिर सोच में पड़ गए, बोले कि जर्मन तो छूट जाएगी। मैं कहा कि जर्मन, आप जर्मन को अलग से सीख लें, बहुत सारे लोग दूसरी भाषाएं सीखते हैं, आप अंग्रेजी को सीखने के लिए भी तो खाली स्कूल पर नहीं डिपेंड करते। तो इसका रास्ता है कि सरकार की इस नीति का हम सभी लोग मिलकर समर्थन करें, बजाय पार्टी की देखने की
ये सरकार का समर्थन नहीं, ये राष्ट्र हित की बात होगी। इससे एक फायदा कि दक्षिण के लोग आपकी भाषाओं को और करीब जानेंगे और आप उनको जानेंगे। और मैंने एक और भी कहा जो बहुत कटु वाक्य है कि उत्तर वालों को नौकरी कहाँ मिल रही है इस समय? पूना, बंगलौर, बंबई, आंध्र प्रदेश, सारी आईटी। अगर आपने ऐसा ही चुनाव करना है तो कन्नड़ ले लो, उससे आपके बच्चों के लिए भविष्य में भी फायदा रहेगा। ये राष्ट्रीय एकता की भी बात होगी और आपके बच्चों के हित में भी होगी जी। इसलिए इसका स्वागत किया जाना चाहिए जी। तो आपके हिसाब से जो ये हमारा जो भाषा विवाद है, पूरे देश में कई भाषाएं हैं, अलग अलग प्रांतों की भाषाएं, और भी बहुत सी भाषाएं बोलियां हैं, तो इस सब से क्या इसमें कुछ समाधान निकलेगा? जो भाषा बिल्कुल विवाद निकलेगा, यही रास्ता है जी, बिल्कुल निकलेगा। देखिए, मैं इसके पुरानी भाषा की जो खामियां थी जी, कि पूरे राष्ट्र ने, संसद ने माना 3 भाषा, लेकिन उसमें ये था कि उत्तर भारत दक्षिण की सीखेगा, लेकिन नहीं सीखी, उन्होंने संस्कृत वाला रास्ता निकाल लिया। तो अब ये आ गया एक रिव्यू के नाते। अब इसमें एक और भी जोड़ूंगा, तमिलनाडु, केरल के लिए सेंटर ने कहा है कि आप अंग्रेजी अपनी मातृभाषा है, तीसरी भाषा कुछ भी चुन सकते हो। मुझे लगता है कि अगर इस पर एक सही हमारे शिक्षाविदों ने और राजनीतिज्ञों ने और बुद्धिजीवियों ने काम किया तो हमारी भाषा नीति का बहुत बड़ा हल निकल आएगा। ठीक है सर। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि क्या जो छात्रों पर इसका अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा कि हाँ, भाषा ये भी बात उठा रहे हैं जी, अतिरिक्त बोझ कैसे? क्या जर्मन से अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता? कई गुना ज्यादा पड़ता है। भारतीय भाषाएं तो कई वो है। अब आपको अंग्रेजी तो आप सीख ही रहे हैं जी, हिंदी, आप उत्तर भारत की अगर बात करें हिंदी सीख रहे हैं। एक भाषा मान लीजिए आपने थोड़ी देर के लिए कन्नड़ ले ली या तेलुगु ले ली, थोड़े से, उसमें कोई एग्जाम नहीं है, आपकी मेरिट पर असर नहीं पड़ेगा जी, आप सीखेंगे। आप अगर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा तो आप इसी फॉर्मूले को, जब हिंदी की बात आप दक्षिण पे करते हैं तो क्या उनको अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता? फिर आप कैसे करते हैं? तो इसे इस रूप में हम आपस में कुछ लेंगे, कुछ देंगे, यही इसका रास्ता है। मैं इसका एक और उदाहरण दूंगा। मेरा ग्रैंडसन, मैं बंगलौर में रहता हूँ, इस समय वो 4 भाषाएं सीख गया है, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी उसकी माँ है और स्कूल में कन्नड़ पढ़ाई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। और यही रास्ता है जी। आप एक किसान पृष्ठभूमि से आए हैं जहां आपकी भाषा हिंदी रही है। जब आप हायर एजुकेशन में आए या आपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की होगी तो इंग्लिश का सामना आपको भी करना पड़ा होगा, और ये एक सभी को सामने एक बड़ा मुद्दा है, हिंदी, इंग्लिश या जो भी भाषा है और इंग्लिश का। तो एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारा समाज इंग्लिश को लेकर इतना मोहग्रस्त क्यों है? शासन प्रशासन पूरा समाज इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो इसकी क्या वजह मानते हैं आपको? मतलब आपने क्या सामना करना पड़ा कि रोना आ गया? जी, मैं सिविल सेवा में आया जी, और उसका क्रेडिट मेरी अकल को नहीं जाता, क्योंकि कोठारी आयोग ने वर्ष 1979 में अपनी भाषाओं में आईएएस परीक्षा देने की अनुमति दे दी थी। मैं यहाँ से बात शुरू करूंगा जी, बुलंदशहर के अपने माध्यम में पढ़ रहे हैं, सबसे कम नंबर अगर आते थे तो अंग्रेजी में ही आते थे, गणित में पूरे आएंगे, विज्ञान में पूरे आएंगे, क्योंकि भाषा समाज से सीखता है। कृष्ण कुमार, जो जिनका मैं एक बहुत बड़ा, जो हमारे बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, उन्होंने बहुत बड़ी शिक्षा पर और भाषा पर बातें की हैं। उन्होंने कहा कि गांव में अंग्रेजी पढ़ाएगा कौन? अगर उनको अंग्रेजी आती तो वो पहले ही कहीं चले गए होते। तो जो अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं वो, तो उसमें बच्चों की गलती नहीं है, अपनी भाषाओं में समझ पैदा होती है। मैं और एक बात कहूं कि मुझे डार्विन, लेमार्क, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जोसेफ, जितनी भी विज्ञान याद है तो वो याद है जो 12वीं तक मैंने अपनी हिंदी में पढ़ी थी। 12वीं के बाद बीएससी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। मुझे नहीं पता कि मैं उसमें क्या अंग्रेजी लिखता था, और शायद जैसी मैं लिखता था बाकी गांव के बच्चे भी वैसे ही लिखते होंगे। मैं इस बात को एडमिट करता हूं। लेकिन वो है कि क्योंकि विज्ञान में वो काम चल जाता है। लेकिन जब मैंने आईएएस परीक्षा ली तो हिस्ट्री लिया, क्या मैं हिस्ट्री को अंग्रेजी में वैसा लिख सकता था? मेरे फरिश्ते भी नहीं लिख सकते थे, और आज भी नहीं लिख सकता, जबकि मैं एक वर्षों तक
सिस्टम में रहा हूँ। सोशल साइंस को अपनी भाषा में कहना इतना आसान नहीं होता, और ये क्रूरता हम हर जनरेशन पर कर रहे हैं। मैं कुछ आईना दिखा दूं आपको। क्या आजादी के बाद हमारा कोई भी भारतीय वैज्ञानिक किसी लायक काम कर पाया? 1929 में सीवी रमन को मिला था विज्ञान में, उसके बाद में 67 में हरगोविंद खुराना को मिला जब वो अमेरिका के नागरिक हो गए। 83 में चंद्रशेखरन को मिला स्पेस वाले उस पर नोबेल प्राइज, तब भी वो हो गए थे। 2009 में वेंकट रामकृष्णन, वो भी अमेरिकी नागरिक बन गए थे। आप समझ गए ना? क्योंकि अब महात्मा गांधी याद आते हैं कि वो क्यों कहते थे कि हम अंग्रेजी के दबाव में हमारी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। वो इतना दबाव होता है कि मैं जिस जूलॉजी बॉटनी और उसको अब आत्मसात करता था, उसके बजाय मेरा जोर इस पर रहता था कि इसकी स्पेलिंग क्या होगी। मतलब इसके देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मैं फिर से कह रहा हूँ, चंद अमीर हैं जो दिल्ली में, और जो बच्चों को अपनी अंग्रेजी, मैं जाने आपको याद होगा कि मैं पिछले 30 साल से सारे अखबारों में रोज इन्हीं घटनाओं पर लिखता हूँ कि कैसे जो है अंग्रेजी ने हमारी पर्सनैलिटी को जो है ना खत्म कर दिया। हाँ, कुछ लोग जो दिल्ली में वो चाहते हैं, दिल्ली या महानगरों में, कि अंग्रेजी बनी रहे, क्योंकि उनके बच्चों के लिए कंपटीशन, क्योंकि उसी अंग्रेजी से उनको अमेरिका पहुंचना हो जाएगा। तो मैं ये कहूं कि अगर मुझे कोठारी रिपोर्ट नहीं आई होती तो मुझे सिविल सर्विसेज में कभी नहीं चुना जा सकता था। जी, तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी हमारी जो गुलाम मानसिकता है उसका एक प्रतीक है, या उसका एक दबाव है कि हम 250-300 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। तो भाषा के मुद्दे पे क्या हम उससे मुक्त नहीं हो पाए अभी तक? प्रतीक नहीं जी, सामाजिक विकास की सबसे बड़ी बाधा है। जी, आज अगर हमारा समाज तर्क से बातें नहीं सुन रहा, क्योंकि उसको तर्क से तो बातें समझाई नहीं जा रही पूरी तरह से। जो अंग्रेजी फिलहाल जो अंधेरा और बढ़ रहा है गांव में, उसका बहुत कुछ कारण ये है कि सरकारी स्कूल तो अपनी माध्यम के हैं सभी जगह, और ये नुक्कड़ स्कूल जो खुले हैं वो उनका पैसा भी ले रहे हैं, और उनको वो समझ भी दे। एक्चुअली बच्चे का किताब, मैं तो कहूँगा कि किताब से दूरी भी अंग्रेजी की बदौलत हुई है। मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण देता हूँ। पिछले दिनों अपनी गांव की लाइब्रेरी के उसमें बच्चों को बुलाता हूँ, किताबें हैं, मतलब कितने आयाम हैं इसके। जो गांव के सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो तो आ जाते हैं, लेकिन जो आसपास के नुक्कड़ अंग्रेजी के स्कूलों के हैं तो पता लगा कि वो ट्यूशन के लिए गए हैं, 100% ट्यूशन के लिए, क्योंकि उनका जो बस्ता है वो अंग्रेजी माध्यम की किताबों का है। हम जब पढ़ते थे तो मेरे भाई, मेरी बहन, ये सभी लोग भी हिंदी की किताबें, और वो उसमें बता देते थे कि ये जो अंकगणित का सवाल है ना, ये 5 आदमी एक खेत को इतने दिन में काटते हैं तो 10 कितने में काट देंगे, समझ रहे थे। अब वो अंग्रेजी में तो उनकी माँ बहन वो भी नहीं पढ़ पाती। उसके लिए गांव का ही कोई नुक्कड़ ट्यूशन शुरू हो गया। बच्चों की गलती नहीं है, ठीक उसी समय कहते हैं कि बाबा या ताऊ जी हमें ट्यूशन जाना है। वो ट्यूशन में उन किताबों को भी नहीं, मतलब किताबों के साथ उनका जो है ना, अभी भी जो गांव के जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो किताबें ले जाते हैं। अब ये बच्चे कुछ दिनों के बाद क्या अंग्रेजी में उनसे compete कर पाएंगे? इनकी इतना तो पक्का है कि जब हाउसिंग सोसाइटी की गेट की नौकरी मिलती है ना, तो हमारे और आप जैसे अमीर जो है ना, उनसे पहला प्रश्न करते हैं कि आपको अंग्रेजी आती है? समझ गए? अब इनसे पूछो कि जब वो चोरी करने आएगा, समझ गया ना, कि वो अंग्रेजी वाला आएगा या वो कितना ये उसी जमीन से निकले हुए लोग, समझ गए ना, उनके ऊपर कैसा अत्याचार करते हैं कि क्या उन्हें हिंदी आना ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी भाषा आना ज़रूरी है, भोजपुरी आना ज़रूरी है, मैथिली आना ज़रूरी है, पहाड़ी, लेकिन उनको वो अंग्रेजी वाला। तो ये वाले प्रश्न हैं कि ये जो आपने कहा कि नुकसान नहीं, इससे बंटा ढार हो रहा है। और शिक्षा में बशर्ते कि ये सरकार बहुत स्पष्टता के साथ अपनी बात को बढ़ाए, वो उसमें, क्योंकि इनके साथ भी विरोधाभास है कि अपने बच्चों को तो अंग्रेजी, और तुम जो है संस्कृत पढ़ो, पुरातन ज्ञान पढ़ो, वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ो। अरे बाबा, उसे भी पढ़ लेना, लेकिन 21वीं सदी के दुनिया के लिए आपके कोई वैदिक गणित से नौकरी नहीं देगा, समझ गए ना।
उसे सीखना जरूरी है, लेकिन ये कि आप ऐसा भेद मत करो कि अपने बच्चों को तो अमेरिका इंग्लैंड के लिए तैयार करो और इनको आप वहीं रखो जिससे कि ये हमारे एक वोट बैंक बना रहे। शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, तो उसमें इंग्लिश की क्या भूमिका है मानते हैं? क्या ये भी एक बड़ा कारण है कि इंग्लिश के प्रति जो हमारा मोह है, जो लगाव है, उसको बढ़ावा दे रहा है बाजारीकरण हाँ को? हाँ, पूरी तरह से। लेकिन यहाँ भी मेरे लिए सिल्वर लाइनिंग है। पहले तो ये मान के चलिए कि जो शिक्षा एक धंधे में बदली, और धंधे इसलिए बदली कि वो अंग्रेजी की, क्योंकि अगर अंग्रेजी का, अभी पिछले ही हफ्ते की एक टीवी डिबेट में मैं शामिल था, तो अब उसमें मैंने मुद्दा उठाया कि आप इस सरकार के समर्थक हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उस सरकार ने ये भी तो कहा है कि प्राइमरी एजुकेशन आप अपनी भाषा में दें। तो आपका अगर स्कूल है जिसकी चाहते हैं कि फीस का निर्णय आप ही लें, है ना, क्योंकि हमने अपना पैसा लगाया है, तो सरकार की वो नीति कहाँ चली गई कि जहाँ अपनी भाषा में वो चुप थे, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही वो कहेंगे उनका जो अंग्रेजी के नाम पे बच्चों की आने वाली जो भीड़ है ना, वो खत्म हो जाएगी, तो उनका धंधा ही बंद हो जाएगा। तो सारा इन्हीं अमीरों के स्कूल है ये। तो आप अगर सरकार की नीतियों को लागू करना, तो ये प्राइमरी एजुकेशन में ये आपने अभी तक क्यों नहीं किया? तो अब बाजार को दोष देना मुझे बाद की बात है, पहले तो समाज का है। मेरा अपना बहुत वर्षों से कमेंट है सरकार के बारे में कि सरकार की नीयत तो अपनी भाषा को लाने की है। पहले उल्टा था, पहले समाज की थी, सरकार ढुलमुल थी कि लादने का और उसका मामला। वहां भी वो था कि वो हिंदी लादने का मामला था, अपनी भाषा को बढ़ाने का होता तो कोई दिक्कत नहीं, चलो अभी पास्ट को भूल जाएं। अब सरकार तो चाहती है, लेकिन इस बीच में एक ऐसा अमीर वर्ग पैदा हो गया है शहरों का कि जो बिल्कुल नहीं चाहता। अब उसे लग रहा है कि अगर ऐसा होगा तो हमारे बच्चों की नौकरी कैसे लगेगी, उनको अपने बच्चों की नौकरी, जबकि बच्चों की नौकरी के लिए तो हमें अपने देश में अपने संसाधन पैदा करने होंगे ना। इसकी तो कोई जरूरत है, कोई अंग्रेजी से कोई तो नौकरी तो नहीं लगेगी। तो ये मिला के अगर सरकार की नीयत ठीक है तो, और मैं एक बात और जोड़ूंगा, दक्षिण में उत्तर भारत के मुकाबले में विकास की गति काफी तेज है, और उस विकास की गति में उनकी भारतीय भाषाओं का योगदान है, क्योंकि जब बच्चा समझदार होता है ना, तो अपने समाज को कई नजरिए से बेहतर करता है। लॉ एंड ऑर्डर हो, डिसिप्लिन हो, तो सारा कुछ है। उत्तर भारत की तबाही में अंग्रेजी ने भी तबाही पैदा की है कि उन बच्चों को वो समझ ही पैदा नहीं हो रही कि तर्क क्या है, अच्छी शिक्षा क्या है। जी, ये कहो। जिस तरह से शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, तो एक स्थिति ये बनेगी कि पूरी तरह शिक्षा व्यवस्था निजी हाथों में चली जाएगी। उसके क्या दूरगामी परिणाम निकलेंगे? देखो, मैं एक नजरिया है कि वो निजीकरण और सरकारी, थोड़ा ठहर कर सोचो कि ऑक्सफोर्ड से लेकर अमेरिका के सारी वो कुछ देखा जाए तो निजी हैं। अगर पॉलिसी ठीक है आपकी, आप सिर्फ टैलेंट को लेना चाहते हैं। हमने ये किया कि हमारे पास में सन 90 तक 90% लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, फिर उदारीकरण आया, और उन सरकारी स्कूलों को सरकार बहुत सख्ती से वो नहीं कर पाई कंट्रोल। आखिर जब प्राइवेट सेक्टर वाला, आप अपने दफ्तर में टाइम से पहुंचते हैं, यहाँ पे भी ये लोग टाइम से पहुंचते हैं, तो सरकारी टीचर क्यों नहीं पहुंच सकता? आप समझ गए ना। आप उसको इतना ढील देते गए कि उस पर कंट्रोल, और उसमें बाकी आपकी जो कास्ट के और जो है जो उनके जो धर्म के जो तड़के लगाए हैं, उसने भी आपने धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को, अब स्थिति आ गई है कि आप उस निजीकरण को रोक नहीं सकते, लेकिन कम से कम कुछ दोनों तरफ का कंट्रोल चाहिए। निजीकरण को कि आप मनमानी फीस बढ़ाने की बात, हर साल किताबें बदलवाने की बात, और आपका काम शिक्षा का है ना, ड्रेस बनाना तो नहीं है, पेन देना तो नहीं है, रोजाना पार्टियों के लिए पैसे तो नहीं है, धर्म का प्रचार तो नहीं है। आप शिक्षा को शिक्षा तक ही रहने दें। और सरकारी स्कूलों का भी कि आपको जब इतनी तनख्वाह मिल रही है, तो आप ये जो यूनियन बना लिया, SC एसोसिएशन, ST एसोसिएशन, ब्राह्मण सभा, ठाकुर सभा, समझ गए ना, ये शिक्षा की, तो इन दोनों पे ही कंट्रोल रखना। और ये मुझे लगता है कि मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते कि राजनीतिक क्लैरिटी हो कि हम क्या चाहते हैं। वरना एक पार्टी आएगी तो एक तरह के बुत पैदा कर रही है, दूसरी पार्टी आती है तो दूसरे के। लेकिन ये है कि आप सब या पत्रकारों को हमें या जो भी हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है उसको आगे आने की जरूरत है। नहीं, लेकिन जो इस सारे प्रकरण में शिक्षकों को दोषी मान लिया जाता है,
उन्हें मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 100% ऐसा भी नहीं है। व्यवस्थागत खामियां भी हैं और सरकार की मंशा पे भी मुझे डाउट संदेह है, होता है। संदेह होता है, क्योंकि सरकार जब सारे काम करा लेती है तो शिक्षा विभाग क्यों नहीं करा सकती टीचरों से काम? दूसरा, टीचरों को वो तमाम काम सौंपती है, जनसंख्या और भी टीकाकरण और पता नहीं कितने काम हैं, तो इसके लिए भी तो हाँ, मैंने बात दोस्त वहीं से शुरू की जी कि उनको दुनिया भर। अभी कल ही दिल्ली में शुरू होगी जनगणना। जनगणना जी मेरे घर पे टीचर आई, बराबर वाली। मैंने कहा आपको कितना दिया है? बोले मैंने अमुक टीचर को कितना दिया है। सबको एक एक कॉलोनी दे रखी है, वो घर घर जा रही है। क्या किसी और सामने मेरे 3 स्कूल हैं जी उसके प्राइवेट स्कूल के, तो उसको यकीन भी नहीं होता। तो सरकार को ये सोचने की जरूरत है। ये बार बार ये बात उठाई जा रही है जी और सरकार ये सोचती है कि नहीं कौन सा इतना बड़ा काम है। अगर आप इसका मतलब है शिक्षा को आप प्रायोरिटी में नहीं रखते नहीं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी नॉर्वे और वहाँ गए, आपको बताया कि वहाँ शिक्षा की स्थिति कितनी अच्छी है। वहाँ जो शिक्षक को तनख्वाह मिलती है, खुद इंग्लैंड के डेटा है कि हाईएस्ट सिविल सर्वेंट से ज़्यादा मिलती है। हमारे कारपेंटर और ये दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं। हमारे यहाँ शिक्षक को, प्राइमरी शिक्षक को क्या आप मानते हैं? तो मैं अगर आपसे कहूँगा कि सिर्फ सरकार का मामला नहीं, समाज का भी तो नज़रिया ऐसा ही हो गया है। और अब उसको कैसे बदला जाए? शायद शुरुआत हमें यही करनी होगी कि अगर हम अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देंगे तो आप वही है कि कटोरा लेके आप अमेरिका भाग रहे हैं। मैं तो यही इसी भाषा का इस्तेमाल करता हूँ। कभी कनाडा भाग रहे हैं, समझ गए ना? आप ये मान के चल रहे हैं कि आप विश्व गुरु तो हैं, लेकिन अपने यहाँ शिक्षा नहीं दे सकते। जैसे मैं मेडिकल पर उसकी बात आता हूँ। जब ये यूक्रेन लड़ाई हुई तब पता लगा, डेटा आए कि हम 110 देशों में MBBS करने जाते हैं, बांग्लादेश में भी जाते हैं। वापस करने का मामला था ना, कैसे आएंगे वापस? चीन से वापस कैसे आएंगे जब कोरोना का वो हुआ था? फिर यूक्रेन की लड़ाई हुई तब पता लगा कि हमारे सारे बच्चे। तो आपके इतने सारे रिसोर्सेज हैं। आप पिछले दिनों एक फुटबॉलर आया था ना कलकत्ता में, तो उसको कितना दिए थे? 150 करोड़ दिए थे। क्रिकेट के लिए आप इतना करते हैं, आपने मेडिकल कॉलेज और ये मैं तो कहूँगा कि जैसा समाज होता है वैसी सरकार होती है, समझ गए? जी मेरी आशंका यह है कि हालांकि आपने भी उस पर कहा है, ये जो निजी स्कूल है उन पर नियंत्रण नहीं है किसी का, मनमानी फीस है ना। और हर साल जो क्या होता है कि वो माने बात उन्होंने 5,000 रुपये बढ़ा दिए, थोड़ा बहुत विरोध होता है, वो 5 की जगह उसे 4,500 कर देंगे और अभिभावक भी संतुष्ट हो जाएगा कि 500 रुपये घटा दिए गए। तो ये जो चक्र है, ये कुछ सालों बाद तो ऐसा हो जाएगा कि हम भी नहीं पढ़ा पाएंगे बच्चों को, प्राइमरी में नहीं पढ़ा पाएंगे, हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहा मैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे युवा हैं या आने वाली पीढ़ी, वो क्या करेगी और क्या अभिभावक कर पाएंगे, कैसे पढ़ा पाएंगे बच्चों को? और सरकार का दायित्व क्या केवल वोट लेना, सरकार बनाना बस? नहीं, आपकी चिंता बहुत, मैं आपकी चिंता के साथ हूँ। बिल्कुल बहुत बुरा हाल होने वाला, और ये पढ़ा पाएंगे नहीं, पहले ही ये हो रहा हो गया है। आप एक वक्त था कि कोई टैलेंटेड है गांव देहात में तो वो IIT या वहां तक बिना कोचिंग के और उसके जा सकता था। अब इसी चक्कर में जब तक वो कोचिंग नहीं करेगा, तो अब आप ये देखिए कि हमारे सामने जो समाज है वो कैसे, इसको अगर महात्मा गांधी के शब्दों में, कि बड़ा परिवर्तन राजनीति से ही हो सकता है। तो जब तक राजनीतिक रूप से हम सजग होके इसका विरोध नहीं करें, अब उस पर आते हैं कैसे करेंगे। अब उस जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, आपको पता है वो किन के हैं? राजनेताओं के। एक एक ने कितने, यहाँ तक कि पता लगा है कि जो MP फंड है, MP फंड जो है वो अपने स्कूल में लगा दिया, और उसमें जो टीचर लगाए गए वो अपना 60,000 का साइन ले लिया और देना है उसको उन्हें 30,000। गांव की कई बार अफसोस होता है, क्योंकि मैं बार बार जाता रहता हूँ, कि 4,000 3,000 में लड़कियां टीचिंग का काम कर रही हैं। आप समझ गए ना? ये दिल्ली वाला सरकारी कर्मचारी जिसको DA टाइम से मिल जाता है ना, और वो फिर अमेरिका और इंग्लैंड की बातें करता है, उसे नहीं पता कि ये प्राइवेट सेक्टर का स्कूल जो है क्या कर रहा है। और सरकारी स्कूल के उस शिक्षकों को भी कि तुम्हें 60-70 हज़ार मिलते हैं, समझ गए ना। अगर मेरा थोड़ा कभी कभी कहना होता है कि अगर साल में 10 साल में एक जनगणना के लिए जाना भी पड़ गया तो कोई आफत तो नहीं आ गई, कारगिल की लड़ाई तो नहीं है। आप समझ गए ना? क्या आप इसी वजह से पढ़ाना बंद कर देंगे? आपको जो पैसा मिलता है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उनके साथ हूं पूरी तरह से,
उनको ऐसा काम ज़्यादा बर्डन क्यों दिया जाए कि जिसकी आड़ में वो पढ़ाना ही बंद कर दें। थोड़ा-सा उन्हें भी अपने को आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है। पिछले दिनों मेरे गाँव के स्कूल में पहले शिक्षकों की कमी थी, अब पूरे शिक्षक हो गए और मेरा सबसे बात हुई तो वो ज़्यादातर एमएससी, इंजीनियरिंग किए हुए, बीएड किए हुए कॉम्पिटेंट हैं। वहाँ तक तो उन्होंने पढ़ाई कर ली, लेकिन अब टस से मस होने को तैयार नहीं है। मैं इसे पब्लिकली कह रहा हूँ। मैं एक और वहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल है, जो मैं उसकी तारीफ़ थोड़ी-सी ये करूँगा कि उसकी फ़ीस और वो पूरे कंट्रोल में, उसकी लाइब्रेरी, उसका एकेडमिक दुनिया तो मैं अगर उनसे निबंध लिखवाता हूँ या कोई भी भाषण प्रतियोगिता, वो तुरंत कर देते हैं। लेकिन मेरे क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में मैं एक कदम भी नहीं करा सकता। उन्हें लगता है कि जैसे कि इससे क्या होगा? हमारी तनख्वाह तो नहीं बढ़ेगी। तो अगर और वह शिक्षक उन्हीं आस-पास के गाँव के हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि जिस स्कूल से मैंने 12वीं किया था, उसके बराबर में 2 नुक्कड़ स्कूल उगाए हैं और वो स्कूल लगभग बंद होने की स्थिति में है। तो ये अपराध सिर्फ़ राजनेताओं तक ही सीमित नहीं है। राजनेता पहली ज़िम्मेदारी है। पहली ज़िम्मेदारी राजनेताओं की है कि क्या वो समझे क्या वो सिर्फ़ नारे लगाने से काम चल जाएगा कि भारत माता की जय, या हिंदू मुसलमान करने से हो जाएगा, या सिर्फ़ जातियों के विभाजन से हो जाएगा। जो विपक्ष जाति की बातें करता रहता है तो एक धर्म की करता रहता है। ये शायद सभी इस देश को बर्बाद करने की तरफ ले जाएंगे। जी, पूरी तरह से। जी, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? क्यों शिक्षा दी? क्या पर्पज़ होता है शिक्षा का? देखो अनुराग, ये तो शिक्षा में अगर इसकी परिभाषा तो जाने हर तरह की होंगी जी, कि जो आप अपनी फैकल्टी को बेहतर बनाएँ। अब जब फैकल्टी की बात है तो आप अपनी तर्क शक्ति को, समाज से जुड़ने को, समाज को बेहतर बनाने को, वो सिर्फ़ न्यूटन के नियम करने से नहीं है, वो तो इसके उपादान हैं, छोटे-छोटे। वो सिर्फ़ इतिहास की डेट डालने के लिए, रटने के लिए नहीं है। आपके पास अगर बाकी जीवधारियों के मुकाबले में एक मनुष्य ही है जिसके पास एक भाषा होती है और जो लगातार हज़ारों सालों से अपनी विकास करते-करते आज दुनिया पर राज कर रहा है और वो देश भी राज कर रहे हैं जिन्होंने विज्ञान और इसको, तो हम उस सारे ज्ञान को उसके व्यक्तिगत उसमें लगाएँ, न कि किसी उनको कूपमंडूक बनाने में। अगर कोई हम तर्कशील नागरिक पैदा नहीं कर सकते, साइंटिफिक टेम्पर पैदा नहीं कर सकते, कोई शिक्षा नहीं कर सकती, तो वो शिक्षा ही नहीं है। वो मैं कहूँगा कुशिक्षा है और वो और बड़ा भयानक अपराध है। वो ऐसे गुंडे बनाएगी, वो ऐसे तालिबान बनाएगी जो मनुष्य को के खिलाफ होंगे और शायद पूरी मानवता के भी खिलाफ होंगे। जी, इसलिए शिक्षा का मतलब सिर्फ शिक्षा में कुशिक्षा भी उतनी भयानक है। जी। अच्छा, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी खामी क्या मानते हैं आप? यही वाली कि वो तर्कशील नहीं बना रही। तर्कशील बना रही। वो एक रटे हुए किताबों के लिए उसको खोलने के लिए हमें अपने ज्ञान का उसको विस्तार देना होगा। जी, मतलब ये है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था केवल नौकरी और व्यवसाय सीमित है। तक ही सीमित हो गई है। इसके अलावा कोई उसका हाँ, उद्देश्य नहीं बचा। उद्देश्य नहीं बचा। जो नई शिक्षा नीति है उससे आप कितनी उम्मीदें रखते हैं? देखो, मैं कहूँगा कि नई शिक्षा नीति में कुछ भी नया ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं था। जी, आप मान के चलते हैं। सिवाय इसके कि भाषा के मामले में थोड़ी-सी इनकी दृष्टि और साफ है। जैसे प्राइमरी एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा है कि अपनी भाषा में दी जाए या वोकेशनल वो किया जाए। कुछ इसकी उसमें खामियाँ भी मुझे नज़र आ रही हैं, जी, साफ-साफ। जी, जैसे कि उन्होंने जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में वो ऑप्शन दिया है, अच्छी बात है कि अगर आपने पहले साल करेंगे सर्टिफिकेट, दूसरा करेंगे तो आप डिप्लोमा। लेकिन 4th ईयर के लिए अभी तक इनके पास में सिलेबस भी नहीं बना, उसकी मुकम्मल तैयारी नहीं है। अगर आपने वैसा सोचा है, अगर 5 साल का ही मैं आकलन करूँ, मैं पहले दिन बहुत खुश था कि चलो अच्छी बात है। लेकिन क्या प्राइमरी एजुकेशन अपनी भाषा में शुरू हुई? 0। क्या वोकेशनल क्लासें ठीक-ठाक शुरू हुई? बिल्कुल भी नहीं। मैं इसके बहुत सारे प्रमाण, इज़राइल ने कारपेंटर और ये मँगाए थे और पता लगा कि उनको आता ही नहीं है कुछ भी। मिस्त्री का काम भी नहीं आता। आप समझ गए? यूनिवर्सिटी में कि हम शोध को और उसको बढ़ावा देंगे। जो शोध के लिए R&D के लिए जो पैसा अलॉटेड है वो 0.6% है। इज़राइल में
5% है, चीन में उससे भी ज़्यादा है। आप समझ गए ना? और फिर उसको मॉनिटर करने के लिए मैं यहाँ पे एक पब्लिकली एक बात कहना चाहता हूँ। चेन्नई के डायरेक्टर ने पिछले दिनों कहा कि नहीं, मूत्र के सेवन से एक इंस्टीट्यूशंस के प्रेस्टीज, आपका वो व्यक्तिगत मत हो सकता है कि आपका अदरक खाने से आपका पेट ठीक हो गया हो, या तो आप उस पर रिसर्च कराइएगा। हो सकता है कि मूत्र आपके लिए कोई वो हो, लेकिन वो उसे शिक्षा में शामिल तब भी करेंगे जबकि उसका दुनिया भर में आपके पास में एक लॉजिकल प्रमाण होगा। तो शिक्षा में नई शिक्षा नीति में जब तक इन चीज़ों को शामिल नहीं किया जाएगा, सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं होगा। जी। इसलिए मैं तो कहूँगा, जैसे दवाइयों पे लिखा होता है ना, एक्सपायरी डेट 5 साल हो गए, कोई ऐसी कमेटी बने कि जो इसको दोबारा से पूरी तरह से रिव्यू करे। आप इसी रास्ते पे चलें, लेकिन ये खोजना होगा कि आखिर हम फेल कहाँ हो रहे हैं। मैं जब फेल कह रहा हूँ कि हमारे इंजीनियरिंग पढ़ने वालों में 75% किसी काम के नहीं होते, ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। प्रथम की रिपोर्ट है कि हमारे 8वीं तक के बच्चे हिंदी और गणित लिखना भी नहीं जानते। अब तो आपकी सरकार है, रिव्यू कीजिए, और अगर लगता है कि सुधार की ज़रूरत है तो सुधार कीजिए। शिक्षा के डिजिटलीकरण या ऑनलाइन क्लासेस को लेके बड़ा जोर दिया जा रहा है। इसका क्या शिक्षा व्यवस्था पे कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका? देखो, ये वाला दौर कोरोना में शुरू हुआ, और मैं कहूँगा कि कोरोना में इससे थोड़ी सी मदद मिली, डिजिटाइजेशन के लिए, ऑनलाइन पेमेंट के लिए, समझ गए ना? लेकिन हमें ग्लोबल अनुभव से भी सीखना होगा। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल तक के बच्चों के लिए स्कूल में मोबाइल लाने पर बैन कर दिया है। यूरोप के कई देशों में ऐसा है। अब मैं कुछ अनुभवों की बात करता हूँ कि आपको पता है कि पता नहीं, मैं भी उन्हीं अमीरों में हूँ जिनके अमीर दोस्तों के 80% बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। तो जब वहाँ से लौटते हैं, मैं तो नहीं गया, तो कहते हैं कि वहाँ तो बच्चों को किताबें बहुत पढ़ने को दी जा रही हैं। मैंने कहा आप सोचिए कि उनकी जहाँ क्लास होता है उसमें वो है, हेलन कीलर की बायोग्राफी है, आइंस्टाइन की बायोग्राफी है, चार्ल्स डिकेंस का छोटा वो है, किताबें भरी पड़ी हैं। उनके तुम्हारे स्कूलों में तुम्हारा अपनी सिलेबस की किताबें, और वो तुम्हारे अपने स्कूल के मैनेजर की लिखी हुई या किसी उसकी लिखी हुई उनके बस्तों में पेल दी जाती हैं। समझ गए ना? और तुम आवाज़ नहीं उठाते क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा दाखिला ही बड़ा खुशामद करके हुआ है। जब इनको खरी बात है तो बोले कि वो तो पढ़ते हैं। तो मैंने कहा ये किताबों का कोई विकल्प नहीं हो सकता। तो इसको एक लेवल के बाद में मैं 2 बातों में कंट्रोल, प्राइमरी लेवल पे, लेकिन इस डिजिटलाइजेशन ने, जैसे कि कोई आईएएस की तैयारी करना चाहे तो उसको ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेक्चर अवेलेबल हैं, कैलिफोर्निया और जो आई लीग के जो मटेरियल है, वो जो ज्ञान का जो भंडार है वो उपलब्ध है। तो इसलिए आपको 2 टुकड़ों में करना पड़ेगा। बच्चों को एक लेवल से कम से कम 8वीं तक या 10th तक, जैसा कि उनसे दूर रखना होगा, क्योंकि उससे उनकी फैकल्टी पर असर पड़ रहा है, उनको पढ़ने की, इमेज का, जो भी उसके साइकोलॉजिकल असर हो सकते हैं, इसलिए उससे। लेकिन हायर एजुकेशन में, क्योंकि आपको कोई जर्नल कंसल्ट करना है, लेटेस्ट रिसर्च देखनी है, किसी भी मेडिसिन की या किसी के असर को देखना है, तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है। जी। ये दोनों बात है। जी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका धीरे-धीरे बढ़ रही है। क्या आपको लगता है इससे शिक्षकों की भूमिका सीमित हो जाएगी आने वाले समय में? मुझे इसे शिक्षकों की भूमिका से बड़ा प्रश्न है ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिक्षकों से ज़्यादा तो पूरे समाज पे है। जैसे कि मान लीजिए आपकी मेडिकल रिपोर्ट है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ये है, आपने उससे पूछा किसी से भी कि आपको क्या-क्या करना चाहिए, तो जो बात डॉक्टर बताता था ना उन किताबों से, लगभग उसी ज्ञान को वो बता रहा है। जी। आपको पता लगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में, है ना, ब्रिटिश सैनिक कहाँ पे थे, कितने थे, ये समझ गए ना? तो उसके पास में डेटा का बहुत बड़ा भंडार है। देखा जाए तो वो भी हम पहले लाइब्रेरियों से करते थे। तो ये वाला उसका वो असर है। शिक्षकों के उस पर तो टाइम मैगज़ीन का नाम आपने सुना होगा। जब 20वीं सदी खत्म हुई तो टाइम मैगज़ीन ने बहुत अच्छे अंक निकाले थे। बाई चांस वो मेरे पास बड़े सुरक्षित रखे हैं, और लगता है कि जैसे कि वो किताब के फॉर्म में आए। तो जैसे साइंटिस्ट ऑफ द सेंचुरी, आर्टिस्ट ऑफ द सेंचुरी, मैन ऑफ द सेंचुरी, जिसमें गांधी तीसरे नंबर पे थे, आइंस्टाइन पहले पे था,
लेकिन वो गणित इसमें से नहीं कि वो ठीक है। तो तभी उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में जैसे जैसे ये ज्ञान का वो बढ़ेगा, शिक्षक खत्म हो जाएंगे। ये तभी कहा था। उन्होंने ये कहा था जैसे स्टेनो खत्म हो जाएगा, स्टेनोग्राफी हो ही रहा है, अब हम बोलते हैं और होता है, बहुत सारी चीजें उनकी, तो उनकी भूमिका तो होगी, लेकिन शिक्षक उस बच्चों में को और बेहतर पढ़ा सकता है, बजाय कि वो मानने के कि सब कुछ ज्ञान उसी को आता है। अगर वो उसके जो रेफरेंस हैं और उनसे अगर वो सोर्सेस से करना चाहेंगे तो, क्योंकि अब इस चुनौती से हम छिप नहीं सकते। अब आप ये देखिए कि हम उसमें हैं कहाँ, जो लेटेस्ट में डिबेट और वो देख रहा हूँ कि जहाँ चाइना ने अमेरिका को भी पीछे कर दिया है, हम शायद इसमें ओरिजिनल कुछ भी नहीं कर पा रहे। गूगल से ही काम चल रहा है, चाइना का अपना अलग है। अब पूरी तरह से अब देखा जाए तो शिक्षा की चुनौती, आज ही मुझे किसी ने भेजा है कि ज्ञान परंपरा की लाइब्रेरी, मैंने कि भाई परंपरा की छोड़ो, जो नए ज्ञान की चुनौतियां हैं उसमें मैंने कि क्या आपके पास में ईपीडब्ल्यू, दिनमांस, धर्मयुग के कोई अंक मिलेंगे? कहीं नहीं मिलेंगे। तो वो पुराने ज्ञान परंपरा की आप ऋग्वेद को तलाश कर रहे हो, उसे भी करो, लेकिन ये वाला भी ज्ञान तो हमारे समाज के लिए उतना है। तो हमें एआई की चुनौती को बच्चों को बताना होगा और शिक्षा में शामिल करना होगा। अब उसके श्लोक रटने से काम नहीं चलेगा, इसलिए बचने का तो कोई रास्ता है ही नहीं इससे। अगर हमें अपनी युवा पीढ़ी का इस्तेमाल करना है तो शायद हमें अपने स्कूल, कॉलेज, उसमें इंजीनियरिंग पढ़ाने से लेकर इसको आत्मसात करके जितना जल्दी हम इसको कर लेंगे उतना ही अच्छा है। जी। एक जो है बच्चों में पढ़ने की जो संस्कृति या पढ़ने का जो रुझान है वो कम होता जा रहा है, इसका क्या कारण मानते हैं? हाँ, वही जो मैंने आप बात बताई कि यहाँ हमने अधकचरे ढंग से स्कूली शिक्षा को वो किया है, उनके हाथ में मोबाइल दे दिया। मोबाइल दे दिया तो उनको धीरे धीरे वो, जब मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो अमेरिका में अगर उन बच्चों को बस्ते में वहाँ पर किताबें रख दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि छुट्टियाँ होंगी तो आपको हर किताब पर लिखना पड़ेगा 2-2, 3-3 पेज। क्या हमारे स्कूलों में शुरुआत है? वही काव का निबंध सरकारी स्कूलों में वही चल रहा है ना, माई बेस्ट फ्रेंड, एकदम कोई अंतर नहीं आया, 40 साल में कोई अंतर नहीं आया। तो जो सोशल मीडिया का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो आपको लगता है कि इससे बच्चों की तर्क शक्ति और उनकी एकाग्रता पे इसका प्रभाव पड़ा है? हाँ, बिल्कुल पड़ा, लेकिन आप उसे वो हटा नहीं सकते, क्योंकि इस पर डिपेंड ये पड़ेगा कि आप अगर पेरेंट्स होने के नाते अगर मोबाइल पे हैं, है ना, तो बच्चे भी रहेंगे। तो आपको भी एक बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपके घर पे किताबें होंगी आसपास और आप भी हर समय मोबाइल से ही नहीं चिपके रहेंगे तो बच्चे भी नहीं करेंगे, तो इसका तो असर उस पर पड़ रहा है। तो आप मान के चलें कि नई टेक्नोलॉजी ही आपका विकास करेगी, लेकिन नई टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कैसे करें कि जो एक बेहतर नागरिक बने और आपकी जो क्रिएटिविटी है विज्ञान में और उसमें वो सामने आए। सिर्फ भागने से भी काम नहीं चलेगा कि यहाँ से भाग लिए। मुझे सबसे बड़ी आपत्ति इसी बात पे है कि आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, यूजीसी सब बेकार हो रहे हैं और आप जो लगातार अमेरिका, इंग्लैंड की तरफ भाग रहे हो, उसे रोकना होगा दोस्त, है ना। जी, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन पर बहुत जोर दिया जा रहा है, इस पर आपका क्या नजरिया है? देखो अनुराग, ये नारे में तो है, स्किल इंडिया, एमएसएमई, दुनिया भर के नारे, मैं इससे सब नारे थे, लेकिन मैं जितना जमीनी उससे जुड़ा हुआ हूं कि उन स्कूलों में अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई। हमें क्या स्किल चाहिए? अगर थोड़ी देर गिर जाए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे देश की 70% आबादी गांव, किसान, दूध उद्योग ने बहुत सारा रोजगार पैदा किया है। क्या हमारे एनसीईआरटी ने अभी तक कृषि का सिलेबस नहीं बनाया हुआ? आप समझ सकते हो, मैंने भी लिखा है एनसीईआरटी को, मैं भी उस कमेटी में रहा हूं 2004 से 9 में। आप समझ गए कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। अगर मान लीजिए जो स्किल में क्या खेती नहीं आती, उनकी बीमारियां, दान की, जानवरों की, तो जो स्किल उनके बिल्कुल एक नजदीक के हैं। आप गांव में, मैं उसको भी, शहर में आप मोबाइल ठीक करने की स्किल अच्छा है क्या? गांव का स्किल कौन सा हो सकता है? कारपेंट्री हो सकता है ना, मकान बनाना, आपके जो ट्रैक्टर को ठीक करना, पंप सेट, कुछ होगा, अब नए नए पंप सेट आ गए हैं,
अब पहले तो ज़्यादा रहे नहीं है। तो जब तक कि आप ऐसा, ये मेरा मानना है कि ऐसा चुनाव नहीं करेंगे, जैसे कि पिछले दिनों जब गांव में मुझे अपने घर को वो करना पड़ा, तो बिजली को फिटर जो है वो कई बार कस्बे, दूसरे कस्बे से आता था। क्या हर गांव में बिजली आ गई है? आए दिन फिटिंग की समस्या होती है। ज़्यादातर गांव में जो ये आरओ आ गए हैं, उसकी समस्या होती है। मतलब बल्ब खराब होने से लेकर, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने से लेकर, मुझे लगता है कि इसको अगर तुरंत शुरुआत करने की ज़रूरत है, जी शायद हमारी बहुत बारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। जी। परीक्षाओं में अंकों का दबाव ने छात्रों के मानसिक स्तर पर किस तरह नुकसान पहुंचाया? अब लोग जो है 99% लाके भी असंतुष्ट है, हाँ, 100% लाके भी असंतुष्ट है। आप इसको नहीं वही है कि देखिए, जब तक ये अंकों वाला मामला, मैं अगर इससे और एक रिलेटेड बात को उठाना चाहूँगा कि आप अंक भी आ गए, लेकिन अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या उसमें सीयूईटी आ गया, उनको फिर से परीक्षा देनी है। पहले तो उस परसेंटेज के लिए वो हुआ, उससे कोचिंग इंडस्ट्री बढ़ रही थी। अब ये एक और सीयूईटी आ गया, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है सीयूईटी। जी एक तो एग्जाम ठीक से नहीं हो पा रहे, चाहे वो नीट का हो चाहे ये हो, उसमें भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। यहाँ पर मेरा एक और जो वर्षों से मैं लिख रहा हूँ कि उन यूनिवर्सिटी में जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए जाते हैं, उनका कोई टेस्ट नहीं होता। वो उन्होंने कोई शोध पत्र नाम का कोई कागज प्रोड्यूस किया है और किसी की सिफारिश है, और बिना किसी रिटन टेस्ट के वो भर्ती हो जाता है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए आप जाने कितने तरह के एग्जाम लेते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों में ऐसे बैलेंस की ज़रूरत है। जी। मामले वही हैं कि आप बच्चों को बेहतर बनाने के बजाय आपने वो अपना प्रोफेसर और इन सब के ऐसा घालमेल कर रखा है कि अगर दुनिया में सबसे ख़राब स्थिति है और इस सरकार का अगर मुझे एक काम सबसे ख़राब लगता है तो वो शिक्षा का ही है। शिक्षा के मामले में इनकी दृष्टि बिल्कुल साफ नहीं है और इसका खमियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। अभी आपने चर्चा के दौरान नीट और सीयूटी की चर्चा की है। हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ है और ये आम बात हो गई है भारत में। कोई प्रतियोगी परीक्षा शायद हो रही हो जो बिना लीक पेपर के संपन्न हो रही होगी। इससे करोड़ों लाखों युवाओं का भविष्य दांव पे लग रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में? मतलब मैं तो इसे 21वीं सदी के भारत के लिए इससे बड़ा कलंक नहीं हो सकता। और सिर्फ ये एक नीट परीक्षा नहीं, मैं शिक्षा को बहुत करीब से देख रहा हूँ। पिछले दिनों जो 8 साल में 70 लीक हुए थे, अब वो 90 के करीब पहुंच रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ लीक सिर्फ नीट वाला नहीं है, जो स्टेट सिपाही की परीक्षा है वो लीक हो जाएगी, कोई और परीक्षा है उसके पेपर गायब हो जाएंगे। राजस्थान में पुलिस इंस्पेक्टर के हो जाएंगे। कुछ ऐसा हो रहा है कि प्रश्न में 10% प्रश्न ही गलत हो रहे हैं। आप समझ गए ये कितना बड़ा गलत हो रहे हैं, तो फिर उसमें कुछ पेपर को कैंसिल करना पड़ रहा है। और ये चोरी और नकल के, मैं पंजाब में जुडिशियल सर्विस के होते हैं, राजस्थान में पुलिस इंस्पेक्टर के होते हैं, मतलब चौतरफा ये क्यों? इसका मतलब है कि आपने जिन एजेंसीज के लिए एनटीए बनाई, स्पेशल एजेंसी होगी, यूजीसी के बजाय एनटीए करेगा। जो और एजेंसी थी सीएसआईआर करता था, नहीं करेगा, कि सोचा कि आपने स्पेशलाइज, लेकिन स्पेशलाइज एजेंसीज इतनी नाकारा साबित होगी। आप कल्पना कीजिए नीट की परीक्षा में कितनी मेहनत होती है। 11वीं 12वीं का पूरा कोर्स होता है, 1 साल का वो होता है, जैसे जेई वाला होता है। आप बच्चों रात दिन लगे रहते हैं समाज से कटे हुए पेपर देने में। मेरे घर के पास में पार्क में रात में आकर रुकते हैं बेटियों के साथ। क्या इसको समझ सकते हैं? क्योंकि इनके अमीरों के बच्चे पैसे के बूते। मैं यहाँ पे वो रिजर्वेशन वाला भी, ये गाली रिजर्वेशन को तो दे दी तुमने, वहां गाली दो ना तो उन अमीरों के रिजर्वेशन वालों को दीजिए। तो उनका वो तकलीफ समझे बिना आपने तो अपने बच्चों को, जो मैंने कहा कि 110 देश हैं जहाँ मेडिकल के लिए पढ़ने भेज दोगे पैसे के बूते पे, अमेरिका भेज दोगे, लेकिन इन बच्चों का तो भविष्य चौपट हो गया। और ये एनटीए करता है
क्या उन लोगों को ऐसी सजा नहीं मिलनी चाहिए अखबार में बड़े बड़े कि इन्होंने पेपर लीक हुआ और ये अब सेंट्रल जेल में है, और उनकी बाकायदा एनिवर्सरी मनाई जाए कि इनको अभी 1 साल हो गया, इनको 2 साल हो गया। आप मनाते हैं ना, बहुत सारे किसी आबा बाबाओं की बनाते रहते हैं, है ना। तो इन इन अपराधियों की भी बाकायदा फोटो हो। अगर ऐसा होगा तो शायद ऐसा ऐसा दुर्भाग्य, चीन में बताते हैं कि 2-2 करोड़ वो होते हैं। मेरे भारतीय रेल में भी पिछले दिनों से लगातार हमने बहुत इम्प्रूव किया है, कोई ऐसा पेपर लीक का मामला नहीं हुआ, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे बैठते हैं। तो ये एक साठगांठ है पूरी तरह से, मैं तो कहूँगा, और इसमें देश का गुस्सा उबल रहा है और शायद ये कई रूपों में सामने आएगा। इसे सरकार को, मुझे लगता है कि उन सभी अफसरों को कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, वो जो एक वक्त में यूपी में सरकार आई थी कि नकल कराएंगे, और मैं नाम नहीं लूंगा उस सरकार का, ऐसी ऐसी सरकारें, बिहार में वो तीसरी मंजिल पर चढ़े हुए। नैतिकता की बातें हवा में करना तो बहुत आसान है, लेकिन आप अपनी जनरेशन को यही सिखा रहे हो कि मैं तुझे नकल करा दूंगा, मैं सिफारिश से तुम्हें वो कर दूंगा, तो उसका अंजाम यही होगा। लेकिन आवाज उठी है तो उम्मीद करते हैं कि ये रुकेगी। अच्छा, एक सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि आपने अपने क्षेत्र में करीब 15-16 लाइब्रेरी खुलवाई पिछले कुछ वर्षों में, तो आपको इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्यों लगा कि हुई है? मैं खुलवाई शब्द को दोबारा से रिव्यू कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में लगातार ये रहा कि जिन दिनों हम पढ़ते थे तब तो एक बार एक छोटा सा कोना होता था, जहाँ कुछ किताबें होती थी, लेकिन पिछले 40 सालों में देखा कि वो कोना भी खत्म हो गया। तो कितना भयानक है कि इस बीच में जो नुक्कड़ स्कूल हैं, उनके नत्थू खेरे की किताबें आपके बस्ते में हैं, नेशनल लेवल की किताबें, स्कूल के मैनेजर ने अपनी किताबें, मतलब अपने ज्ञान को कितना सीमित किया। एक तरफ जहां ज्ञान की परिधि यूट्यूब पर इंटरनेशनल हार्वर्ड का है मटेरियल, आपने बच्चे के स्कूल में, तो अच्छा बच्चों के स्कूल में वो डाल दिया तो वो वही रटेगा तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद वो 10वीं 12वीं तो हो गया, परसेंटेज भी आ गई नकल करके, लेकिन वो किसी काम का नहीं, उसको चिट्ठी लिखनी नहीं आती। तो मेरा अनुभव ये कि अपने अनुभव से कि मुझे अगर दिल्ली पहुंचते ही सफलता मिली नौकरी की या लगातार लिखने की, तो वो उन किताबों का असर था कि जो मेरे टाइम पे मैंने अपने गांव में, उन दिनों भी मैंने बहुत अच्छा कलेक्शन कर रखा था, जहां जहां से मिलता था। तो उससे मुझे लगा, एक इसके पीछे एक और भी रहा कि दिल्ली में सरप्लस होती हैं किताबें, और फिलहाल भी गरीबों के बीच में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको किताबें अगर सही मिल जाए तो वो आगे पढ़ेंगे। और मुझे तसल्ली है कि पूरे अंधेरे के बीच कुछ ना कुछ बच्चे बाद में जरूर कहते हैं कि सर हमें आपकी ये किताब मिल गई, तो किसी की नीट में सफलता मिली, किसी उसमें। लेकिन मैं इसमें ये मानता हूँ, मैं पूरी तरह से प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि इस बीच में जो शिक्षक है वो उनको और किताबें पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करता। उन शिक्षकों के एक ऐसा संस्करण, दूसरा तीसरा, वो जो कार्बन कॉपी को, जो ट्यूशन की तरफ, उसे पता है कि अगर इनको पढ़ने को वहीं मिल गया तो वो मुझे ट्यूशन में नहीं आएंगे। तो ये मामला, मैं निराश नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यही रास्ता है जो गरीब को और गरीब बच्चों को बेहतर बना सकता है, और दुनिया भर में बना रहा है। अमेरिका में तो बताते हैं कि आप अगर उसके सदस्य हैं तो किताब कहीं से भी लीजिए और कहीं भी जमा कर दीजिए। काश हमारे ऐसा हो पाता। जी, एक सवाल और कि अगर आपको शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे आप? मुझे बना ही दीजिए, क्योंकि लिखते लिखते जो है बहुत हो गया है ना। अब तो जरूरत इसी की है। मैं तो पहले कोठारी रिपोर्ट की, मेरी ओरिजिनल कुछ नहीं, मैं कोठारी रिपोर्ट को लागू करूंगा। आजादी के 15 वर्ष बाद डॉक्टर कोठारी को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। वैज्ञानिक थे, रदरफोर्ड के साथ काम किया था, फिजिक्स दिल्ली डिपार्टमेंट के हेड थे, भारत सरकार के एडवाइजर थे, यूजीसी के 10 साल चेयरमैन थे। आखिर इतने अनुभव के बाद मैं तो उसमें से कुछ अंश लेके, आप मुझे शिक्षा मंत्री बना रहे हैं, तनख्वाह भले ही न दें, तो उसी की कुछ बातें उन्होंने कहा था, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, यानी कि पास का स्कूल, उसमें मेरा भी बेटा पढ़ेगा, मेरी कामवाली का भी पढ़ेगा, मेरे चपरासी का भी पढ़ेगा, स्कूटर चालक का भी पढ़ेगा। इस देश का संविधान बराबरी की बातें करता है,
कहाँ है वो संगठन, ब्राह्मण संगठन, दलित संगठन, ठाकुर संगठन, किस किस को गाली दी जाए? क्या समानता की बातें? अगर समान शिक्षा नहीं होगी तो समान नागरिक कैसे बनेगा? अगर वहां पर होगा तो आप मान के चलिए कि उन्हें एक समानता का वो आएगा, क्या गरीबी का और उसका। तो पहला काम कि सारे सबसे नजदीक के स्कूल में दाखिला आपका अधिकार है। कनाडा में 15 साल पहले कुछ स्कूलों को प्राइवेट करने की बात हुई थी, लोग सड़कों पर उतर आए थे, बोले कि नहीं, हमें कॉमन स्कूल चाहिए, हमारे बच्चे उस देश को बेहतर समझेंगे, गरीबी को भी समझेंगे। पहला काम, अगर अकेला एक ही काम कर दिया। दूसरा, अपनी भाषा में शिक्षा। अब फिर ये बात होगी कि अपनी भाषा में कैसे? अगर मैं दिल्ली में हूं तो यहाँ पे मेरी भाषा ज्यादातर बोलचाल की कौन सी है? हिंदी है। अगर मैं राजस्थान में हूं तो ज्यादातर कौन सी है? राजस्थानी है, प्राइमरी एजुकेशन में। तो अपनी भाषा का कहने से ही बच्चों के अंदर जो रिलैक्स होता है। मैं छोटा सा उदाहरण जो मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं देना चाहिए, मेरा ग्रैंडसन 6 साल का है, उसको हिंदी 3 महीने में आ गई, क्योंकि दिन भर हम हिंदी बोलते हैं, शब्दों के उसी को लिखना होता है। और वो फिर कहता है कि बाबा फ्रेंड की स्पेलिंग में FRAND कौन आ गई? आप समझ गए ना? जिन स्कूलों में लगातार अंग्रेजी पढ़ाई जाए, उस बच्चे की आत्मा से पूछिए कि वो उसको रटना कितना मुश्किल हो रहा है, जबकि हिंदी में कहता है कि नहीं, और वो लिखना सीखे। आप समझ गए? जो हमारी सारी प्रतिभा रुकी पड़ी है। इतना 2 काम कर लीजिएगा, और अगर 1 साल के अंदर रिजल्ट नहीं आए तो मुझे सेंट्रल जेल तिहाड़ में बंद कर दीजिए, शिक्षा मंत्री के अपराध के रूप में। जी बाकी सब चीज़ ठीक हो जाएगी। ठीक। प्रेमपाल जी, आपने हमें बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।